ऐसा कमाल हुआ कि अब हम किसी व्यक्ति से सही बात जान सकते हैं, इसके बावजूद कि वो बताना नहीं चाह रहा। और ऐसी तकनीकें बहुत सारी हैं। 3 प्रमुख तकनीकें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। उनमें से एक तकनीक का नाम है पॉलीग्राफ, एक का नाम है नार्को एनालिसिस और एक का नाम है ब्रेन मैपिंग। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या है, फिर अंत में इस मामले में आएंगे कि इनको कंपल्सरी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इनकी जो एडमिसिबिलिटी है, इनको एविडेंस के तौर पर मानना वो अपने आप में ठीक है या उसमें कुछ खतरे हैं, वो सब बातें उसके बाद समझेंगे। तो 3 तकनीक हैं और इन तकनीकों को अगर हमें समझना हो कि कौन सी तकनीक है, एक शब्द है जिससे हम बात शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं DDT। DDT सुनते ही आपको बचपन वाला याद आ गया होगा अपना, है ना? ये वो DDT नहीं है, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, डिटेक्शन भी समझ पा रहे होंगे, और टेक्निक तो खैर कोई बात ही नहीं है। डिसेप्शन का मतलब है धोखा, कि आप कुछ छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। डिसीव करना, धोखा देना। डिटेक्शन का मतलब है पहचान लेना, और टेक्निक मतलब तकनीक। यदि कोई आपको धोखा दे रहा है तो उस धोखे को पहचान लेने की तकनीक, इसको बोलते हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। और फिलहाल हमारी दुनिया के पास 3 तकनीकें हैं। फ्यूचर तो बहुत ही अलग किस्म का होने वाला है। अभी जो तकनीकें हैं वो 3 हैं। मैंने जो आपको बताया, एक का नाम क्या है, पॉलीग्राफ, दूसरे का नाम है नार्को एनालिसिस, और तीसरे का नाम है ब्रेन मैपिंग। अच्छे से समझते हैं कि क्या होता क्या है, और कल को मान लीजिए समझ लेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या करना चाहिए सरकार को, राज्य को, सुप्रीम कोर्ट को, फिर देखेंगे आपकी राय क्या बनती है। पहले जान तो लें कि मसला है क्या। शुरुआत करते हैं पॉलीग्राफ से, कि पॉलीग्राफ क्या चीज है। पॉलीग्राफ के लिए एक शब्द आपने और सुना होगा, उसको बोलते हैं लाई डिटेक्शन टेक्निक। कभी आपने सुना है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है कुछ, लाई डिटेक्टर? तो लाई डिटेक्टर को ही बोलते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ उस मशीन का नाम है जो झूठ पकड़ती है, इसलिए सामान्य भाषा में बोलते हैं झूठ पकड़ने की मशीन या लाई डिटेक्टर। अगर आपको थोड़ा सा और समझना हो इस मामले में, तो आप एक फिल्म 2010 में आई थी, हिंदी की ही, उस फिल्म का नाम था राइट या रॉन्ग। आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है? बस 3 लोगों ने देखी है। चलिए देख लीजिएगा इसी बहाने। ये फिल्म लगभग पूरी तरह से इसी टेस्ट पे बेस्ड है। सनी देओल इसमें एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर टेस्ट किया गया और टेस्ट फेल हो गया। ये टेस्ट फेल हो जाता है, कोई बहुत समझदार आदमी टेस्ट को फेल कर देता है। इससे भी मन ना माने तो एक टीवी पे प्रोग्राम आया था कुछ साल पहले जिसका नाम था सच का सामना। ये आपने शायद देखा होगा, आपकी जनरेशन की बात है, 5-7 साल पहले मेरे ख्याल से आया था। राजीव खंडेलवाल एक एक्टर हैं, वो इसको होस्ट करते थे। 2 इसके सीजन्स आए थे, फिर बंद हो गया था। बड़ा खतरनाक प्रोग्राम था। इसमें जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें इस मशीन के सामने बैठना होता था और उनसे पर्सनल लाइफ पे सवाल पूछते थे। झूठ बोलेंगे तो मशीन बोल देगी झूठ बोल रहा है, सच बोल देंगे तो प्राइस तो मिल जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे उसके बाद। और उनके परिवार के लोग साथ में बैठे होते थे वहां पर। अब सोचिए कि एक पति पार्टिसिपेंट है, पत्नी बहुत खुश होकर आई है कि आज मेरे पति का टेस्ट है, प्राइज मिलेगा, और उसी में एक सवाल ऐसा आ गया। पति ने जवाब दिया बड़ा अच्छा सा, कुछ भी पूछा कि क्या किसी और को पसंद करते हैं आजकल? पति ने कहा नहीं, और मशीन बोली झूठ बोल रहा है। अब उसके बाद क्या बचा? प्राइज मिल भी गया तो घर तो जा नहीं पाएगा पैसे लेके, पिटाई तो होगी उसके बाद। तो वैसा एक टीवी प्रोग्राम चला था सच का सामना। कहीं मौका मिला तो एक एपिसोड देखिए, उससे क्या है। वो बहुत डिबेट्स हुई थी उस पर, और बाद में फिर वो बंद ही हो गया था। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट के बेस पर कुछ प्रोग्राम्स जो मीडिया में दिखाए गए वो हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है, एक शब्द समझते हैं,
वो शब्द है साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। सारा खेल इस प्रिंसिपल का है। साइकोसोमैटिक शब्द बहुत पॉपुलर है साइकोलॉजी में। कोई मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल शब्द बड़े आसान होते हैं अगर उसका मतलब समझ लें तो। साइकोसोमैटिक का मतलब है, साइको मतलब जो चीज मन में शुरू होती है, सोमैटिक मतलब जिसका असर शरीर पे भी चला जाता है। फिलॉसफी की दुनिया में, अभी साइकोलॉजी की बात करेंगे, बहुत लंबे समय से एक डिबेट रही है कि जो हमारा सिस्टम है, हम जो एक ह्यूमन बीइंग है, हम क्या हैं बेसिकली। क्या हम शरीर हैं? कुछ कहते हैं नहीं, शरीर तो बदलता रहता है, मर भी जाता है, पर आत्मा स्थायी रहती है। आत्मा है या नहीं है तो कैसी है, इसका प्रमाण तो कुछ है नहीं, ये तो एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। अधिकांश धर्म मानते हैं इस चीज को, कई दार्शनिक मानते हैं, पर आत्मा को किसी ने देखा तो नहीं है, साबित तो नहीं किया है, वो तो एक एजम्पशन है। तो कोई कहता है कि नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। कोई कहता है कि शरीर भी है, आत्मा भी है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है, जैसे डेकार्ट एक फिलोसोफर ने कहा। भारत में आमतौर पर माना गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शंकराचार्य ने कहा, कई लोगों ने कहा। इस पर कभी डिस्कस करेंगे कि आत्मा और चेतना को लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो क्या संकेत कर रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आजकल है चीजें ये वाली। और हो सकता है कि सभी धर्मों की मान्यताएं एग्जैक्टली साबित ना हो पाए अगर विज्ञान ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स उस रास्ते पे कर लिए तो। और विज्ञान और धर्म का झगड़ा सदियों से चल रहा है। धर्म की मान्यताएं होती हैं, विज्ञान उनमें से कुछ को साबित कर देता है, कुछ को खारिज कर देता है, ये सब चलता रहता है, नॉर्मल बात है। तो साइकोसोमैटिक का मतलब ये हुआ कि चेतना या मन में शुरू होने वाली कोई चीज यदि शरीर पे भी असर पैदा कर दे, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक। जैसे जब आप चिंतित होते हैं, आपका मूड जब खराब होता है, मूड खराब होने की वजह क्या है? एक फीलिंग होती है। फीलिंग तो एक मन की बात है। जैसे ही मूड खराब हुआ एक फीलिंग की वजह से, वैसे ही आपका एक्टिव होने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी वैसी हो जाती है। लोग कहते हैं कि चलो घूम के आते हैं, नहीं यार मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, शरीर भी काम नहीं कर रहा। किसी को एंजाइटी होती है, बहुत चिंता होती है, तो चिंता के साथ बॉडी में कुछ कुछ वाइब्रेशंस होने लगते हैं। किसी को डिप्रेशन होता है तो उसकी बॉडी एग्जैक्टली काम करना ही बंद कर देती है। इसका मतलब मन में होने वाली समस्याएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन। तो पॉलीग्राफ की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी बहुत पहले 19वीं सेंचुरी में, उसका नाम था लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो एक बहुत कमाल का आदमी है, जिसकी बात हम कभी करेंगे, कभी एक वीडियो इस बारे में बनाएंगे कि कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, अपराध करने की वजह क्या है। इस व्यक्ति ने ये एक किताब लिखी, द क्रिमिनल मैन नाम से किताब लिखी, और उस किताब में उसने जो व्याख्या दी, वो व्याख्या ये कहती है, ये लोम्ब्रोसो व्यक्ति है जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है उसका फादर उसको बोलते हैं। इटली के व्यक्ति थे, 19वीं सेंचुरी के अंत में 1876 के आसपास काम कर रहे थे। इटालियन में किताबें लिखी। उस इटालियन की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है लुओमो डेलिंक्वेंटे, इटालियन भाषा में, उसका इंग्लिश अनुवाद है द क्रिमिनल मैन। क्रिमिनल मैन इस किताब का नाम है। उन्होंने एक थियरी दी, और थियरी ये दी कि डार्विन का नाम सुना आप लोगों ने? डार्विन ने 1859 और 1871 में 2 बुक्स लिखी थी, और ये 1876 में लिख रहे हैं, उनके 5 साल के बाद लिख रहे हैं। तो उस समय डार्विन का ऐसा प्रभाव था कि यूरोप के सभी चिंतक डार्विन के दीवाने थे, ये भी दीवाने थे। डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन होता है, उद्विकास होता है। उसी इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को इन साहब ने अप्लाई किया और कहा कि जो लोग अपराध करते हैं वो दरअसल वो लोग हैं जो इवोल्यूशन की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, जिनमें एनिमल्स वाली टेंडेंसीज थोड़ी बची हुई हैं, ह्यूमंस वाली थोड़ी कम है, क्योंकि इवोल्यूशन कम हुआ है। इतना ही नहीं, 4000 अपराधियों का अध्ययन किया, 400 डेड बॉडीज का अध्ययन किया, उनके चेहरे के जितने फीचर्स हैं उनके बहुत सारे अनुपात निकाले कि नाक का साइज कितना है, आंख का साइज कितना है, उन सब के बहुत सारे रेशो निकाले। उन रेशोज के बेस पे व्याख्याएं की और कहा कि जो इंसान का स्ट्रक्चर है 3 तरह का होता है, एक एक्टोमॉर्फ होता है, एक एंडोमॉर्फ होता है, एक मेसोमॉर्फ होता है। एक्टोमॉर्फ जो बहुत पतले और लचक वाले व्यक्ति हैं, एंडोमॉर्फ जो भारी भरकम और गोल किस्म के लोग हैं, और जो अपराधी हैं वो मेसोमॉर्फ हैं, जो लंबे हैं
गठा हुआ शरीर है और कुछ खास फीचर्स बताए, नाक कैसी होगी। आगे चल के ये भी बता दिया कि चोर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाकू का कैसा होगा, रेपिस्ट का कैसा होगा, मर्डर का कैसा होगा, उन सब के स्ट्रक्चर्स बता दिए और बहुत सारे चित्रों के साथ बताया। अगर आप चित्र देखना चाहें तो ये उनकी किताब के कुछ चित्र हैं। इस हद तक व्याख्या की। और आजकल जो व्याख्या चल रही है वो तो और खतरनाक व्याख्या चल रही है। जैसे कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक व्यक्ति एक स्कूल में टीचर था और उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब थी स्कूल के बच्चों के साथ, तो उसको जेल हो गई। उसके घर में एक गोद ली हुई बेटी भी थी, तो वो भी चिंता थी सरकार को। जैसे जेल गया तो उसको तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, एमआरआई हुआ और पता लगा कि उसके ब्रेन में एक नस है जो दबी हुई है और वो प्रेस हो रही है लगातार। छोटी सर्जरी हुई, वो नस ठीक कर दी गई और जैसे ठीक किया उसका आपराधिक व्यवहार खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो गया एकदम, हर जगह ठीक से। उसको याद भी नहीं कि वो क्या करता था। सरकार ने स्टडी की और फिर उसको छोड़ दिया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। वो अपने घर पे रहने लगा, काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया। 6-8 महीने बाद फिर वो इंसान सोने लगा, फिर चेकअप हुआ, देखा फिर से वो एक ट्यूमर जैसा हिस्सा उसकी उस नस को प्रेस कर रहा है। और तब एक व्याख्या ये आने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ डिस्फंक्शन हो गया है। और यदि ब्रेन में डिस्फंक्शन है तो वो बेचारा कहाँ जिम्मेदार हुआ? वो तो उसके ब्रेन की जो एनोमली है वो जिम्मेदार हो गई। बड़ी व्याख्याएं हैं। कोई बोलते हैं सोशल रीजंस हैं अपराध के, कोई बोलता है इकोनॉमिक रीजंस हैं, जैसे मार्क्सिस्ट लोग बोलते हैं आर्थिक वजह होती हैं अपराध के पीछे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति अपनी चेतना से अपराध करता है, वो जिम्मेदार होता है क्योंकि उसके पास एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होती है, ये जिसको आप एक शब्द सुना होगा, संकल्प स्वतंत्र होता है, फ्रीडम ऑफ विल होती है। ये बहुत डिबेट्स हैं, इन पर कभी और बात करेंगे विस्तार में। अब ये समझिए कि इस लैम्ब्रोसो नाम के आदमी ने पहली बार एक मशीन बनाई जिसको आप पॉलीग्राफ का बहुत इनिशियल एग्जाम्पल मान सकते हैं। एक ग्लव बनाया, दस्ताना बनाया। जो अभियुक्त होता था उसको दस्ताना पहनाते थे, पानी में हाथ डालते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। थियरी सिर्फ इतनी सी थी कि अगर ये झूठ बोलेगा तो उसका बीपी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नापते थे। बहुत ऑथेंटिक नहीं था, लेकिन पहला प्रयास उस व्यक्ति ने किया। उसके बाद 1915 में अमेरिका में एक व्यक्ति थे मार्स्टन नाम के, उन्होंने प्रयास किया। फिर 1921 में एक लार्सन नाम के आदमी अमेरिका में पुलिस के थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। और करते करते बहुत डेवलप करने के बाद आज जो पॉलीग्राफ होता है, आज के पॉलीग्राफ में 3-4 चीजें हम लेके चलते हैं। ये पॉलीग्राफ हो रहा है एक महिला का।